dear students, welcome to Shri Karni Academy and EduTech करनी द लर्निंग ऐप। इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे और लेक्चर नंबर 1 हमने देख लिया था। वहाँ पर हम लोगों ने देखा था अलग अलग मेजरमेंट के कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उनकी क्या क्या यूनिट है, कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है और डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। चलिए अब कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले बात करते हैं हम लोग पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहा हूं। जब से सबसे पहले मैं बात कर रहा था वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर यूनिट्स लिख रहा हूं सबकी, कि आपको अगर यूनिट पूछे तो क्या लिखोगे आप? यूनिट। कैसी यूनिट? सबसे पहले बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट यानी एसआई सिस्टम में। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी एक तरह की लेंथ है और टाइम यानी एक तरह का टाइम ही है। इसमें तो क्या बोले, यानी लेंथ की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड। इस सेकंड को ऊपर जाएगा, कोई भी घात अगर ऊपर जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं हो, यानी इसकी घात 1 है और इसकी घात भी 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी सेकंड, और ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी, यानी मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। ये एम ध्यान रखना, छोटा एम है, स्मॉल एम है, कैपिटल नहीं है। तो वेलोसिटी की यूनिट जो 9th-10th में आपने रटी होगी तो इस तरह से निकलती है। यही बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड भी क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, तो इसलिए हर एक यूनिट को अपनी कॉपी में लिखते रहें, क्योंकि मैं ऊपर जो यूनिट्स आएगी उन्हीं को ऐड करके नीचे वालों की यूनिट लिखूंगा। डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ है, नीचे क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, यानी इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। फिर लिख रहा हूं मैं एक्सेलरेशन। क्या लिख रहा हूं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं लिखना चाहूं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी। चेंज को हमेशा डेल्टा से लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर जब कोई चीज लिखा जाता है डेल्टा यानी चेंज, कई बार लिखा जाता है डेल्टा टी या डी टी। डेल्टा और डी में फर्क क्या है? डेल्टा यानी चेंज काफी बड़ा है, यानी 10 में से 5 जा रहा है। डी टी मतलब 5.5 में से 5.6 जा रहा है या 5.55 जा रहा है, यानी चेंज बहुत ही कम है, तो हम डी यूज करते हैं, वरना डेल्टा यूज करते हैं। नीचे क्या हो जाएगा? चेंज इन टाइम, तो टाइम इंटरवल यानी टाइम में चेंज, डेल्टा टी। तो यहाँ पर वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा, बचेगा क्या? वेलोसिटी बचेगा। टाइम में से टाइम जाएगा, बचेगा क्या? टाइम ही बचेगा, यानी वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम आएगा। अब वेलोसिटी की यूनिट ऊपर से ध्यान दीजिए, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर डिवाइड बाय सेकंड, और ये नीचे टाइम आ गया तो उसकी भी सेकंड, तो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर बट्टे सेकंड का स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इन तीनों को लिखिए, मैं और क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं। ओके, उसके बाद यहां पे एक बात कर देते हैं फोर्स की। किसकी? फोर्स की। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब यूनिट लिखने का कोई खास तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है कि भाई मास की यूनिट लिख दो। मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की होती है मीटर डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगी फोर्स की यूनिट, और इसी को बोला जाता है न्यूटन। ये फोर्स की यूनिट होती है, इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg मीटर बटे सेकंड स्क्वायर।
तो यूनिट अभी तो मैं तभी तो कह रहा था कि ऊपर जो यूनिट आ रही है उन्हीं की यूज से नीचे वाले की यूनिट आप लिख सकते हो। तो मास की केजी होती है किलोग्राम, और इसकी क्या होती है एक्सेलरेशन की मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं बहुत सारी आपकी डायरेक्ट क्वांटिटी की यूनिट लिखने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, जैसे वर्क, कैसे वर्क क्या होता है, क्लास 10th याद कीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है, अभी लिखा था केजी इंटू मीटर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, यानी ये क्या बन जाती है केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड का स्क्वायर, और इसी को बोला जाता है जूल। 1 जूल क्या होता है 1 केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे अब यहाँ काम इजी हो रहा है सर, जैसे जैसे अपने को यूनिट्स याद होती जा रही है सर काम इजी हो रहा है। सर मुझे ये फोर्स वगैरह की यूनिट पता नहीं हो तो मैं कैसे लिखूं, तो इसको एक तरीका है, देखिए कैसे याद करना है आपको। सर फोर्स जो होता है, वर्क जो होता है सर, वर्क आ रहा है मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। सर यहां से लिख सकता हूं इसकी केजी, इसकी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसकी इनटू मीटर। सर अभी भी याद नहीं हो मुझे तो भाई बेटा बिल्कुल फंडामेंटल में कन्वर्ट कर दे, इसको मास कर दे। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये एक्सेलरेशन में आता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी होगा अगर यूनिट लिखनी चाह रहे हैं तो। नीचे आता है टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर अभी भी याद नहीं हो तो अभी भाई चेंज करता जाना। कैसे चेंज, मास, वेलोसिटी को लिख दे लेंथ डिवाइड बाई, या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या लिख देगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और साथ में एक टाइम तो और आ ही जाएगा क्योंकि ये वाला टाइम तो आएगा, ये तो वेलोसिटी को लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इनटू साथ में डिस्प्लेसमेंट। अब तो लिख देगा ना मास के लिए केजी, डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली वही बात है जो मैंने पहले बताई थी, इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर अपन कोशिश करें कि कुछ क्वांटिटी की यूनिट सीधे याद रख लें तो आगे दिक्कत नहीं हो डायरेक्टली यूनिट लिखने के अंदर। सिंपल सी बात हो रही, कोई खास नहीं हो रही। चलिए यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट आया हो तो अगली एक यूनिट और आने वाली है, वहां पर खत्म हो जाएगा। देखिए पावर की सबने यूनिट पढ़ी होगी 10th क्लास में, वॉट। पर बेसिकली पावर क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है, पावर होता है वर्क डिवाइड बाई टाइम, W डिवाइड बाई टी, P इक्वल्स टू W डिवाइड बाई टी। अब वर्क की यूनिट होती है सर जूल, टाइम की होती है सर सेकेंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। क्या होता है जूल पर सेकेंड। सर जूल को हमने और एक लिखा था अभी प्रीवियस, क्या लिखा था सर, लिखा था केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये साथ में एक सेकेंड और आ जाएगा। तो ये भी लिख सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हो, किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी की यूनिट। कैसे, फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। ये देखो यहाँ पर केजी, मीटर, सेकेंड, यहाँ पर सारी क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म है, फिजिकल नहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये सब क्या है केजी, मीटर, सेकेंड, ये सारी एसआई यूनिट है। क्या है एसआई यूनिट। एक दो और क्वांटिटी देख लीजिए, मोमेंटम। बाकी ज़्यादा मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि हर एक चैप्टर में क्वांटिटी आएगी। मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल्स टू mv होता है। अब m मास के लिए क्या लिखोगे kg, इसके लिए वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। ये देखो सबकी यूनिट आ गई। ये सारी कौन सी यूनिट लिख रहा हूं मैं एसआई यूनिट लिख रहा हूं, ध्यान देना सब एसआई यूनिट लिख रहा हूं। ओके सर एसआई तो लिखी, कुछ और के बारे में बता दीजिए। चलिए थोड़ा और देख लेते, 2-3 एग्जाम्पल देखोगे सिंपल हो जाएगा। कैसे,
लाइक क्वेश्चन लिखिए, राइट CGS यूनिट ऑफ फोर्स। सिंपल से। ओके, एक तो वो तरीका है कि आप इसकी ऐसा यूनिट लिखो और उसको CGS में कन्वर्ट कर दो, पहला तरीका तो ये। या पहला बड़ा वाला तरीका बताऊँ, पहला तरीका बता देता हूँ। पहला बड़ा वाला तरीका कन्वेंशनल, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा मास, एक्सेलरेशन में आएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बेसिकली वो चेंज इन वेलोसिटी है, ध्यान रखना। पर वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा, बचेगा वेलोसिटी, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और एक्स ये वाला मास को लिख दिया मास, वेलोसिटी को लिख दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और एक टाइम जो चल रहा था वही। अब देखिए, मास को CGS में किस में लिखते हैं, ग्राम में। पता होगा CGS यानी ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS। मास सॉरी लेंथ, मास एंड टाइम। मास को ग्राम में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, लेंथ को किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर, और टाइम को किस में लिखते हैं, सेकेंड स्क्वायर। तो ये CGS यूनिट हो। एक तो ये तरीका, दूसरा तो सीधा आप क्या करोगे, वो पापा ही डैडी की बात हुई है, फोर्स के लिए आता है। यूनिट क्या होती है फोर्स की, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। kg को लिख दो, kg को कन्वर्ट करोगे ग्राम में, मीटर को करोगे सेंटीमीटर में, और सेकेंड को सेकेंड में रख दो। बात हुई आगे, इससे जल्दी से आगे। तो यहाँ से पूरा लिखो, या फिर SI यूनिट याद हो, या SI और MKS दोनों सेम ही है, तो SI को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दो, आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, CGS में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली। बस पता होना चाहिए कि kg का मतलब यहाँ पर मास की बात हो रही है, मतलब ग्राम में लिख देंगे इसको। और जैसे वो न्यूटन था, इसको बोला जाता है डाइन। वो न्यूटन होता है ना, वैसे वैसे इसको डाइन बोला जाता है। तो फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन, और डाइन को ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे कैसे, आपके लिए होमवर्क है ये, आप कोशिश करें। सॉरी, फाइंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। दूसरा, SI एंड CGS यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला लिख देना। प्रेशर जो होता है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब आप लिख सकते हो आराम से, फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी SI और CGS दोनों यूनिट आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये यूनिट आ गई CGS में, SI में, FPS में, जिसमें आपको कहे आप आराम से लिख सकते हो, एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया। अब फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी in every system of measurement, n into u constant, very very important things, n into u are constant। कैसे 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 कैसे, तो ऐसे कि सर मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं 1 घंटे में घर पहुंचता हूँ, मेरा भाई कहता है कि नहीं आप 60 मिनट में घर पहुंचते हो, नहीं नहीं मेरे पड़ोसी कहते हैं कि आप तो 3600 सेकंड में घर पहुंचते हो। अरे यार, तो पता कराया, एक आदमी बैठा, वो कह रहा है कि भाई ये जिसने कहा है उसने भी सच कहा है, इसने भी सच कहा है, इसने भी सच कहा, सबने सच कहा है, तो फिर गलती कहाँ है?
मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ? एक तो कह रहा है 1 घंटे में आओ, दूसरा कह रहा है 60 मिनट में आओ, तीसरा कह रहा है 3600 सेकंड में आओ। तो फिर मैंने दिमाग लड़ाया कि भाई साहब ये एक कह रहा है तो इसके आगे कह रहा है घंटा ओवर, ये 60 बोल रहा है मतलब ये तो मिनट का बात कर रहा है ना, ये सेकंड बोल रहा है, यानी इन सब का मेजरमेंट का सिस्टम अलग अलग है। ये किसी और सिस्टम में बात कर रहा है, ये किसी और सिस्टम में बात कर रहा है, ये किसी और सिस्टम में बात कर रहा है, बात सारे सही सही कर रहे हैं। यानी n यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और u यानी इसकी यूनिट, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के और बराबर होता है 3600 सेकंड के, जैसा कि सबको पता है। यानी ये n1 कोई न्यूमेरिकल मान वैल्यू और उसकी यूनिट u1, n2 उसकी वैल्यू u2, n3 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू u3 बराबर आ जाएगा तो n4 u4 और डॉट 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 कितना भी, ये सेम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है। घर जाने का जो टाइम है वो तो नहीं बदल रहा है, बट क्योंकि मेजरमेंट का तरीका अलग अलग है इसलिए ये अलग अलग आ रहा है। अब देखिए, जितनी बड़ी यूनिट, इसको हैशटैग बना के लिख देना, यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा होगा। यानी u जितना बढ़ेगा n उतना ही घटेगा, यानी u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। इनवर्सली मतलब इस n को बढ़ा दो आप, n1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो u कम होता रहेगा। तो ये एक रिलेशन होता है। देखिए, ओवर घंटा बड़ी है मिनट, या फिर घंटा बड़ा है या एक मिनट बड़ा है, तो घंटा बड़ा है भाई साहब, इसलिए यूनिट बड़ी है तो ये अंक छोटा आया, एक ही आया। इसके बाद मिनट बड़ा है या सेकंड, तो मिनट बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 60 आया तो यहाँ पे 3600 आया। यानी ये संख्या बड़ी है मतलब ये कम हुई। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इन दोनों का गुणा हमेशा n यानी एक आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। वो चाहे किसी भी सिस्टम में बात कर लो, किसी भी सिस्टम में बात कर लो। देखिए, वन किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 1000 मीटर के। होगा या नहीं होगा? या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर छोटी है इसलिए क्वांटिटी बड़ी आई, मीटर बड़ी है इसलिए क्वांटिटी छोटी आई। यानी ये n1 u1 बराबर है n2 u2। ये किसी भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में वैलिड होगा। देखो, ये MKS में बात कर रहा है, ये CGS में बात कर रहा है, पर बात तो दोनों सेम ही कर रहे हैं। एक कह रहा है कि मुझे 1 किलो शक्कर दे दो, दूसरा कह रहा है कि नहीं मुझे 1000 ग्राम चाहिए। तो बात तो दोनों सेम कर रहे हैं ना, क्वांटिटी तो उतनी आएगा, जिस थैली में जितनी 1 किलो आती है उतनी 1000 ग्राम आएगी। बात तो दोनों बराबर कर रहे हैं, तो किसको गलत ठहराए? तो गलत कोई नहीं है कि भाई जो जितनी क्वांटिटी, जो यूनिट जिसकी बड़ी होगी वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही छोटा होगा। पर बात सेम है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसकी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी PQ और उसके न्यूमेरिकल वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। चलिए साहब, तो फॉर फिजिकल क्वांटिटी इन एवरी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ये आपको लिख लेना है और इस तरह से समझ लेना है कि भाई किसी भी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में बात करें, बात थोड़ी चेंज हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं 1 घंटे में जा रहा हूँ, दूसरा कह रहा 60 मिनट में जा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अलग अलग टाइम बात कर रहा हूँ। टाइम इंटरवल तो वही है, बट मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो अलग अलग है। ठीक है, चलिए साहब, ओके। उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमने देख लिया था, प्लेन एंगल एंड
सॉलिड एंगल प्लेन एंगल की यूनिट होती है, ये क्वांटिटी है, ये यूनिट है। तो प्लेन एंगल की कोई यूनिट होती है यूनिट रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन होती है। प्लेन एंगल मतलब ये वाला जो दो लाइन के बीच में वगैरह में बचे, सॉलिड एंगल मतलब इस तरह से ये कॉन वगैरह का जो एंगल होता है। चलिए साहब, ओके, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली। अब कुछ और बातें। तो ये सिंपल सी बात है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बट आगे अभी काम आने वाली, इसलिए फटाफट बता देता हूं। द बेस यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ एंड मास एंड टाइम फॉर दिस सिस्टम, सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होता है। एफपीएस के अंदर क्या होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड होता है। एमकेएस में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड होता है। किसके लिए, लेंथ के लिए मीटर, इसके लिए किलोग्राम, इसके लिए सेकंड। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। अब कुछ ऐसी यूनिट्स है जो नॉर्मल लाइफ में हम यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो उनको अगर मैं एसआई से रिलेशन बताऊं, जैसे मैं बात करता हूं कि यार नॉर्मली तो मैं यही कहता हूं ना कि मैं 1 घंटे में जोधपुर से जो है पाली चला जाता हूं, ठीक है। बट वही मुझे एसआई में कहना है तो मैं क्या कहूंगा, क्योंकि एसआई में टाइम को किस में बताते हैं, एसआई में टाइम को तो सेकंड में बताते हैं ना भाई साहब। तो एसआई में मुझे बात करनी है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे 3600 सेकंड लगते हैं। बात समझ रहे हो ना, कि एसआई में ही बात करनी है मुझे, तो फिर मुझे 1 घंटा नहीं बोलना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा 3600 सेकंड। चलिए साहब, तो यही कुछ बातें यहाँ हम सीखने वाले हैं ना, कुछ खास नहीं है। अभी तक जो बताया है उसी को थोड़ा सा देखिए। जैसे मिनट किसके लिए यूज होता है, ये टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। सिंबल क्या होता है इसका, MIN। और अगर मुझे SI में बात करनी है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है SI के अंदर। ये ध्यान रखना, इस पे स्टार पॉइंट बना लेना, क्योंकि ये तो सब आपको पता है। अब मैं जिसको कहूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट बना लेना। अगला है ओवर, ये भी किसको मेजर करता है, टाइम को मेजर करता है। इसको H से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है इसका H। और 60 मिनट बराबर 3600, 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड, यानी 1 ओवर जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। और वो 60 मिनट किसके बराबर होते हैं, 3600 सेकंड को। तो SI यूनिट में अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं ओवर को क्या लिखूंगा, सेकंड में लिखूंगा और उसको चेंज कर दूंगा। एक दिन की बात करूं तो दिन को सिंबल होता है D, और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे के अंदर होते हैं 3600 सेकंड। तो 24 में अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 86400। तो एक तो ये कह दूंगा कि मुझे यहाँ से कोलकाता जाने में 24 घंटे लगते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। या फिर कोई कहे कि नहीं SI में बात करके बताओ, तो मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ से जाने में 86400 सेकंड लगते हैं। SI के अंदर ये होती है ना। SI, CGS, MKS, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट हुआ होगा, इतनी देर से मैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। अगर मैं साल की बात करूं तो 1 साल, इसको ईयर Y से डिनोट किया जाता है। इसमें 365 दिन होते हैं, अगर स्टैंडर्ड माने तो 365.25 दिन होते हैं। एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो 365 में कितने होते हैं, ये जो भी मल्टीपल करके आ गया। इससे आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली चीज़ है, इस पे हैशटैग बना लेना कि 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आपके लिए काम का है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, बार बार यूज भी आएगा। कई बार किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी होगी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये इस पे 2 स्टार बना लो, 3 बना लो। डिग्री, 1 डिग्री बराबर π/80 रेडियन, ध्यान रखना। अब हम नॉर्मली तो बात करते हैं डिग्री में, पर हमने देखा कि SI जो है वो प्लेन एंगल को किस में मापता है, वो रेडियन में मापता है, कि इसके और इसके बीच में 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ साथ साथ में। तो 1 डिग्री बराबर कितना है, π/180 रेडियन। अगर आपसे कोई कहे कि ये और ये एंगल है, बीच में 60 डिग्री बन रहा है,
और मुझे SI में चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू किस में चाहिए, SI के अंदर चाहिए। तो SI तो कह रहा भाई प्लेन एंगल को हम रेडियन में मापते हैं, हम तो डिग्री में मापते नहीं है, लेकिन जनरल लाइफ में हम इसको डिग्री में मापते हैं। तो हमें इसका कन्वर्जन आना चाहिए कि कोई डिग्री दे दे तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दें। तो 1 डिग्री में इतना होता है, तो 60 डिग्री में कितना होगा, 10th क्लास में किया भी होगा, π/180 × 60, 0 से 0 ये गया 3 बार, तो कितना आ जाएगा, π/3 तो π/3 बराबर रेडियन, यानी 60 डिग्री π/3 रेडियन के बराबर होता है। ये कन्वर्जन आने जरूरी है। तो 8 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, π/180 रेडियन, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो हम डिग्री में बात करते हैं, पर हमें न्यूमेरिकल के अंदर या आगे जो सवाल आते हैं उसमें हमें SI में रखना होता है, इसलिए हमें कन्वर्जन आना चाहिए। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी काफी यूज आएगा और फिजिक्स में भी काफी यूज आएगा। 1 लीटर इसको L से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब। और अगर इस लीटर को मुझे SI में लिखना है, लीटर की SI यूनिट होती है मीटर क्यूब, इसको हैशटैग बना के लिख देना कि लीटर जो होता है उसकी SI यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होती है। लीटर की SI यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। और 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर की बात अगर मैं करूं वो किसके बराबर होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। कई बार लीटर में दिया होगा, जब हम ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आगे, जब 11वां 12वां 13वां चैप्टर पढ़ेंगे तो कई बार लीटर में दिया होगा और अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, यानी 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो लीटर तो है किसकी, वॉल्यूम की यूनिट है, ये किसकी है, बेसिकली वॉल्यूम की यूनिट है, वॉल्यूम की यूनिट है। और उसको हम इस तरह से SI के अंदर वॉल्यूम की यूनिट को कैसे करते हैं, मीटर क्यूब। टन, तो 1 टन में 10⁻³ kg होता है, टन को kg में कन्वर्ट कर दिया। वैसे वैसे कैरेट जो होता है वो 200 मिलीग्राम होता है। बार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बार, मैंने अभी आपको एक सवाल पूछा था ना कि प्रेशर की यूनिट बताओ, किसकी, प्रेशर की। तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है यहाँ पर न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्कल। जैसे जूल, जैसे न्यूटन, वैसे ही पास्कल। तो यहाँ पर वही वाला पास्कल है। तो पास्कल किसकी है, बार ये किसकी है, ये यूनिट है प्रेशर की। किसकी यूनिट है, प्रेशर की। और 1 बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल। वैसे क्यूरी जो होता है उसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स, यहाँ पे 3.7 × 10⁻10 सेकंड इनवर्स। उसके बाद ये जो यूनिट्स हैं वैसे तो कहीं डेली लाइफ में आपके काम की है नहीं, और ना ही इनसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बन रही है जिससे आपका कोई सवाल वगैरह पूछा जाएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखी हुई है कि किसका कैसे कन्वर्जन होता है। सबसे लास्ट वाला जो है हेक्टर, थोड़ा याद रख सकते हो, 1 हेक्टर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। और सबसे लास्ट में ये, इस पे स्टार बना दो, स्टैंडर्ड एटॉमिक प्रेशर, जिसको ATM बोला जाता है। कहीं ये 10th चैप्टर में काम आएगा आपके लिए, जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो एक ATM जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.03 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पे अगर कवर हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ATM जो होता है वो बराबर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर। और 1 बार, तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट बार भी होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, और प्रेशर की यूनिट ATM भी होती है। तो हमने तीनों में रिलेशन भी देख लिया कि भी 1 बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, और एक ATM जो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो इन सबको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। जब आगे चैप्टर आएगा तो मैं बाकायदा इन सबको वापस बताऊंगा, बट फिर भी एक इनिशियल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सारे चैप्टर में इसका यूज है। ओके जी,
अब अलग अलग मेजरमेंट्स देखते हैं। जैसे लेंथ, तो आपको हैरानी होगी छोटी क्लासों से लेकर अब तक भी कि हर एक लेंथ को मापने का अलग तरीका होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटा होता है, 10 की पावर माइनस 15 की रेंज में होता है, 10 की पावर माइनस 15 की रेंज में, जिसको हम आंखों से ही नहीं देख सकते, उस एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसकी भी लेंथ हमने मेजर कर ली है। और यहाँ से सूरज कितना दूर है वो लेंथ भी हमने मेजर कर ली है। तो अलग अलग तरीके क्या है, अलग अलग तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं लेंथ का। तो लेंथ इतनी छोटी से लेकर इतनी बड़ी लेंथ, इतनी ब्रॉड है फिजिक्स। देख लीजिए एक न्यूक्लियस जिसको हम देख नहीं सकते, उतनी छोटी, उसकी क्या लेंथ है, उसका क्या डायमीटर है, वहां से लेकर यहाँ से सूरज, चांद, ये जो अपने प्लैनेट्स वगैरह ये कितने दूर हैं वो भी हम मेजर कर लेते हैं। लेकिन हर चीज को मेजर करने का एक तरीका है। जैसे लाइक मुझे कोई कहे कि स्पैन की लेंथ मेजर करो सर, तो मैं आराम से एक स्केल लूंगा ज्योमेट्री बॉक्स में से और इस पे लगाऊंगा और कह दूंगा ये 15 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। लेकिन मुझे यहाँ से कहे कि सर यहाँ से बताओ अपना जयपुर कितना दूर है, तो मैं क्या करूंगा, क्या वो छोटी सी स्केल लेके ऐसे रखता रखता शायद मैं एक जन्म में भी पूरी मेजर नहीं कर पाऊँ। कहने का मतलब है वो कर तो दूंगा, बट ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, अलग तरीका है। वैसे ये क्या स्पैन के जो निप है इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्या बड़ी स्केल यूज करूंगा, छोटी स्केल यूज करूंगा, या कुछ और तरीका यूज करूंगा? ऑफकोर्स कोई ना कोई और तरीका यूज करूंगा, है। जैसे मकान की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या ये छोटी वाली स्केल से मेजर करते हैं? नहीं, हम बड़ा सा एक स्केल बनाते हैं, उसकी हेल्प से सीधे ही माप देते हैं। इस छोटी से 1 2 3 ऐसे थोड़ी करते हैं। तो हर एक लेंथ को मेजर करने का तरीका अलग है। डायरेक्टली भी करते हैं और इनडायरेक्टली भी करते हैं। डायरेक्टली मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे फिजिकल टच से। जैसे ये मेरे पास पेन है, इसकी लेंथ मुझे मापनी है, स्केल लाया, इससे टच किया, 1 2 3 देख लिया। मुझे इस दीवार की लेंथ करनी है, मैं एक इंची टेप लाया, इस पे रखा, इसे लंबा किया और मेजर कर लिया। लेकिन मुझे चांद की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक इंची टेप का वो सिरा पकड़ूंगा, एक को कहूंगा तू चांद पे चला जा, वो फिर पकड़ेगा और फिर मैं देखूंगा कितना लंबा है। नहीं कर सकता मेजर, तो उसके लिए कोई और तरीका है। तो डायरेक्ट फिजिकल टच नहीं हो सकता। मेजरमेंट का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट कि हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर लिया, एक इनडायरेक्ट कोई और तरीका होगा सर जिसकी हेल्प से हम करते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए बहरहाल मैं स्लाइड पे आता हूँ कि क्या कह रही है। यहाँ पे कुछ ऐसे भयानक नाम भी आएंगे, वो भयानक नाम जो है आप लैब्स में पढ़ोगे, उनके बारे में समझोगे। जब आप लैब में जाओगे तो उन चीज़ों को देखोगे, एक्सपेरिमेंट, है ना। जैसे कोई भी नाम, जो चीज़ आप देखते हो, जैसे मैं आपको कह दूँ कि कोई गाड़ी है ना, उसका सिर्फ आपने नाम सुना है तो आप सोचोगे कैसे होगी, क्या होगी। लेकिन एक बार आपको दिखा दे और उससे बता दे कि ऐसे वैसे, तो फिर आपके लिए ये कुछ नहीं है। सेम लाइक कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो यहाँ पे नाम वगैरह पढ़ोगे तो लगेगा क्या ही होगा। जब आप लैब्स में जाके उनसे काम करोगे तो समझ जाओगे कि हाँ ये होता है। समझ रहे। जैसे किसी को कह दे कि होल्डर, अब जिसने कभी होल्डर देखा ही नहीं है वो क्या सोचेगा क्या होता होगा। लेकिन एक बार कह दे कि अरे ये है ना, ला के बता दिया, ये बल्ब लगा हुआ, ये हाँ ठीक है। अब उसके सेम लाइक कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होंगे। अब कह रहा है अ वर्नियर कैलिपर्स इज यूज्ड फॉर लेंथ टू एन एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁴ मीटर। अब ध्यान दीजिए, 10⁻⁴ का मतलब क्या हुआ, 1/10⁴ मीटर, यानी 1/1 2 3 और 4, यानी 1 मीटर का 10,000वां भाग, 1 मीटर का 10,000वां भाग। समझ रहे हो आप लोग, यानी 10⁻⁻3, ये क्या होता है, मीटर को बोलते हैं 1 मिलीमीटर, 1 mm। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करवाता हूं तब समझ आएगा। आपके पास, सबके पास स्केल है, अगर नहीं है तो आप अपनी ज्योमेट्री वगैरह में से स्केल निकाल के उसको देखिए। उसके अंदर 15 जो है पार्ट है। अगर मैं नॉर्मल स्केल की बात, अब ऐसा नहीं कहना सर मेरे पास तो 30 वाली भी है, उसको नहीं देखना है। मैं पर्टिकुलर जिस बात पे आ रहा हूं उस पे देखिए कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच कितनी लाइनें दिख रही है। ओके, अगर आपने गिन लिया है तो लाइन है 10। कितनी लाइन है, 10। एक जो छोटी लाइन है ना वो 1 mm की है। अब सोचिए वो कितनी सी डिस्टेंस है, एक लाइन 1 mm की है,
यानी वो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm की डिस्टेंस है, और 1 mm का भी 10वां भाग उस लाइन का 10वां और भाग, मैं क्या कर रहा हूं, 1 सेंटीमीटर जो था उसके 10 भाग किए तो 1 mm आया, वो उसके भी मैं 10 भाग कर दूं, उस डिस्टेंस को अगर मुझे मापना है तो मुझे एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, है ना। क्योंकि उसको मैं स्केल से तो माप नहीं सकता, क्योंकि स्केल से मैं मिनिमम कितना माप सकता हूं, 1 mm माप सकता हूं। स्केल से कितना माप सकता हूं, 1 mm। उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मिनिमम कितना मापा जा सकता है उसको बोला जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो उस स्केल पे तो सबसे छोटी अगर लाइन बनी हुई हो तो 1 mm की बनी हुई है, तो 1 mm से कम मापना है तो मुझे और इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो एक्यूरेट माप सके, और वो कौन सा होता है, वो होता है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, अगर मुझे उससे भी कम, देखो ये है 10⁻⁻5 मीटर, यानी ये उस स्केल के 10वें भाग नहीं, उस 1 mm के 100वें भाग की बात कर रहा है भाई साहब। 10वां भाग मापना उस एक छोटी सी लाइन का, तब तो स्क्रू गेज उससे भी छोटा, यानी मुझे उसका 100वां भाग मापना, उसके 100 भाग कर दो। इतनी छोटी डिस्टेंस को अगर मुझे मापना है, लेंथ को मापना है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक डिवाइस होती है जिसको बोला जाता है स्क्रू गेज और स्पैरोमीटर, है ना। ये एस है, यहाँ पर एस इसके साथ है, स्पैरोमीटर या स्क्रू गेज। देखो मैं वर्नियर कैलिपर्स का एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं। इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स बना होगा आपके पास, यहाँ पर इस तरह से, इनके बीच में आप जैसे स्केल वगैरह ऐसे ही है, इस तरह से मेरा हाथ है, इस तरह से ही होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसकी फोटोज ला के बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली दिखता क्या है, और ज़्यादा यूज़ तो फिर आपको लैब्स वगैरह में करना होगा, वहीं पे आप अच्छा सीख सकते हो। तो इस तरह से देखिए स्क्रू गेज भी, और उनकी फोटोज वगैरह बता दूंगा कि किस तरह से यूज होगा। बाकी स्पेशली तो आपको फिर लैब में ही उनको यूज करके देखना पड़ेगा। मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि किस तरह की डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है। तो छोटी डिस्टेंस जो बहुत ही कम लेंथ अगर मुझे मेजर करनी है तो मुझे स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, स्पैरोमीटर इनकी यूज किया जाता है। टू मेजर लेंथ बियॉन्ड दिस रेंज वी यूज सम स्पेशल इनडायरेक्ट मेथड। अब सर ये तो माप लिया 10⁻⁻5 तक तो आपके पास स्क्रू गेज है, मान लिया। मुझे तो न्यूक्लियस जो है एटम के अंदर 10 टू द पावर कितना 15, 10 टू द पावर 15, यानी उसको अगर मैं थोड़ा फिजिक्स के अंदर आपको एक वर्ड यूज होता है डेटा फील, यानी कोई भी डेटा आपको दिया जाता है आपको फील करना आना चाहिए कि हाँ भाई 10⁻15 का मतलब क्या हुआ। 10⁻15 का मतलब हुआ 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, है ना। अगर मुझे मैं इन 3 को हटा दूं तो मैं कर सकता हूं 1/1000 को मैं लिख सकता हूं 1 mm, यानी वो स्केल वाला वो छोटा सा एक पार्ट, और उसके कितने पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी वो जो 1 mm है, एक छोटी सी लाइन है, उसका लगभग खरब 10 खरबवां पार्ट सोचो, उसको मेजर कर लिया फिजिक्स ने। तो उसको तो किसी इंस्ट्रूमेंट से तो मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जहां पर हम डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं ले सकते वहां पर इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया जाता है। चलो ये तो बात होगी छोटी के लिए। छोटे के लिए स्क्रू गेज वगैरह, उससे बड़ी है तो फिर स्केल वगैरह, इंचीटेप वगैरह, उससे आगे अलग के लिए किलोमीटर वगैरह के लिए अलग तरीका यूज कर लिया। बहुत छोटी है तो उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड। ऐसे कैसे बहुत बड़ी, अब सूरज की दूरी मापनी है, चंद्रमा की दूरी मापनी है, आप सबने बुक में देखा होगा सबकी दूरी लिखी हुई है, सब मापी हुई है। कैसे मापी, कोई जाके माप के नहीं आया है, ऐसा था नहीं कि एक आदमी को उधर भेजा, इंचीटेप बनाया लंबा, तो उसके लिए तरीका है। तो यहाँ पर एक तरीका है पैरेलैक्स मेथड।
पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, आप सब एक काम कीजिए, अपनी आंखों के सामने इस तरह से पेन को रखिए, जस्ट जैसा मैंने रखा है, बिल्कुल आपकी नाक की सीध में, और एक आंख को ऐसे बंद कीजिए, उस पेन को देखिए, एक आंख को बंद करके देखिए, फिर दूसरी आंख को बंद कीजिए। आपको देखना कैसे है, मान लो इस तरह से है, तो आपके सामने रखना है, इस आंख को बंद कर दिया, आप देखा, अब इसको इससे देखना है, मतलब एक आंख से देखना है, उसको खोलते हुए दूसरी आंख को बंद करके हुए देखना। आपको लगेगा कि पेन थोड़ा सा इधर इधर हुआ है, पेन की जो पोजीशन है वो ऐसे ऐसे हुई है, हकीकत में तो नहीं हुई है कि आपने पेन थोड़ी हिलाया था, पर आपने जब देखा तो आपको लगा कि पेन थोड़ा इधर उधर हुआ है। इसी को बोला जाता है पैरेलैक्स, कि बहुत ज्यादा अगर मतलब इस तरह से कहने का मतलब, अगर आपका ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर अगर बिल्कुल सीधा नहीं देख के थोड़ा टेढ़ा देख रहा है, या दो अलग अलग बिंदुओं से देख रहा है, तो उस बिंदु की पोजीशन अलग दिखती है। जैसे घड़ी के कॉर्नर से खड़े होकर साइड में देखोगे तो आपको लगेगा कि 12 बजे हुए हैं, क्योंकि दोनों सुई, या 12 से एक इधर दिखेगा एक इधर दिखेगा। एग्जैक्ट टाइम देखना तो आपको घड़ी के बिल्कुल सामने खड़ा होकर देखना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि जो आपको इधर से सुई जो दिख रही थी सामने देखने से, वो थोड़ी इधर या उधर है। यही होता है पैरेलैक्स। और आगे आएंगे कि एरर होती है, पैरेलैक्स एक एरर होती है। जब आपको 12th में प्रैक्टिकल करवाते हैं तो हम जैसे मीटर है, वोल्ट मीटर है, इनकी ऐसे रीडिंग्स होती है कि कितने एम्पियर हुआ, तो ये तीर है, तो हम कहते हैं बच्चों को कि ऐसा नहीं कि कोई साइड में खड़ा है और उससे कह रहे हैं कि तू रीडिंग पढ़। रीडिंग कौन पढ़ेगा? जो बिल्कुल सामने खड़ा है, बिल्कुल मीटर के सामने खड़ा है, वो रीडिंग पड़ेगा। क्योंकि ये सुई अगर यहाँ से देखेगा और यहाँ से देखेगा तो उनको अलग दिख सकती है, जैसे पेन दिखा था। ये दो आंखें क्या कर रही है? दो आंखें दो आदमी हैं, एक आंख ये वाला आदमी और एक आंख ये वाला आदमी। आपने देखा कि दोनों के लिए इधर इधर हो गया। यही होता है पैरेलैक्स। क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जर्वर्स को अलग अलग पोजीशन लगती है ये। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर ए है और एक बी है, मतलब ये वाली दाईं आंख है, ये बाईं आंख है, और ये इनके बीच की दूरी है बी, और यहां से यहां तक की दूरी है डी, यानी ये वाली यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली इस आंख से लेकर इस पेन की दूरी, और इस आंख से इस पेन की दूरी, और इनके बीच में कोण क्या है? थीटा है। तो मुझे अगर ये डी चाहिए तो मैं लिख सकता हूं बी बट्टे थीटा। क्या लिख दूंगा? बी बट्टे थीटा। अब समझिए आप लोग थोड़ा सा, ये अपने काम का हो गया। मान लो यहां पर चांद है और यहां पर एक आदमी खड़ा है, उसको चाहिए चांद इससे कितना दूर है। तो वो क्या करेगा? वो पहले यहां खड़ा होगा, फिर जमीन पे तो उसको पता है ना कितना दूर खड़ा होना है। वो मान लो कितनी दूरी मापी उसने और वहां खड़ा हो गया, और फिर वहां से उसने ये देखा, तो उसको यहाँ की दूरी तो पता ही है, ये बी, भाई अपनी दोनों आंखों के बीच में कितनी दूरी है तो पता ही है, और ये कोण कितना बन रहा है ये भी उसको पता है, थीटा। तो यहां से ये बी बटा थीटा से ये अपने उसके पास डी आ गया। डी मतलब उस चांद की इस धरती के इस बिंदु से कितनी दूरी है, तो आराम से उन्होंने निकाल ली। कोई गया नहीं है, बस ऑब्जर्वेशन से और एक इनडायरेक्ट मेथड से उन्होंने क्या किया है? चांद की डिस्टेंस निकाल ली। यही होता है पैरेलैक्स मेथड बच्चों। ओके, पैरेलैक्स ये थोड़ा अंग्रेजी भाषा में लिख दिया है, बाकी बात वही है जो इतनी देर से समझा रहा हूँ। चलिए इसको भी रीड कर लेते हैं, एग्जाम में आए तो लिखना तो पड़ेगा ही। व्हेन यू होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू अगेंस्ट सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बैकग्राउंड अ वॉल, कोई भी एक पॉइंट है, दीवार पे एक पॉइंट बना दिया है, पेन की जगह यहाँ पर कुछ भी ऐसे कर दिया है, ठीक है। When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background of a wall, ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट है, उसकी जस्ट सीध में आपने पेन को रख दिया है ऐसे। एंड लुक एट द पेंसिल फर्स्ट थ्रू द लेफ्ट आई, एक बार लेफ्ट आई से देखना है, राइट आई को क्लोज रखना है, और उसके बाद राइट आई से देखना है और लेफ्ट आई को क्लोज कर देना है। यू वुड नोटिस, आप नोटिस करोगे, द पोजिशन ऑफ द पेंसिल सीम्स टू चेंज विद द रेस्पेक्ट ऑफ पॉइंट ऑन द वॉल। तो पोजीशन जो है उस पॉइंट जो आपने जो दूर से वो जो बिंदु है उसके रेस्पेक्ट में या तो इधर हो गई है पेंसिल या इधर हो गई है, या फिर अपनी आंखों में भी आपको लगेगा कि पेंसिल थोड़ी इधर उधर हो गई है। इसी को क्या कहा जाता है? पैरेलैक्स कहा जाता है। और डी बराबर बी बटे थीटा से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। थीटा यहाँ पर आपको रेडियन में रखना है, ये ध्यान रखना। थीटा किस में रखोगे? रेडियन में रखोगे। अब एक सवाल है आपके सामने
चलिए इसको इस पे आऊँगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। उससे पहले मुझे आपको थोड़ा डिग्री और रेडियन में कन्वर्जन बताना पड़ेगा, ठीक है। डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्जन तो थोड़ा सा देख लेते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। कन्वर्जन देख लेते हैं एंगल का, ऑफ एंगल, ठीक है, ऐसे ही हेडिंग लगा लेना। एक चीज तो आपने पढ़ा है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है किसके बराबर, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियन के बराबर। अब उसके बाद आता है, इसको बोला जाता है 1 मिनट। क्या बोला जाता है? 1 मिनट। या फिर 1 आर्क मिनट भी बोला जाता है कुछ बुक्स में। 1 मिनट या 1 आर्क मिनट, वो ऐसा ही है जैसा टाइम जो है ना, टाइम के साथ साथ टाइम वाली चीज ही है कि देखो 1 घंटा 60 मिनट और 3600 सेकेंड होता है, या फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करने वाला हूं। कैसे? 1 मिनट जो होता है ना, उसमें और डिग्री में क्या होता है कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट जो होता है वो उसको बोला जाता है 60 सेकेंड। ये जो होता है इसको बोला जाता है आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड। तो ये 60 सेकेंड के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई बट्टे 180 रेडियन के बराबर भी होता है। चलिए थोड़ा और इजी कर लेता हूं मैं। थोड़ा और इजी कर लेते हैं। एंगल बना के ये गोला बना देता हूं। मान लीजिए कि ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 1 मिनट कौन सा होगा? इसका 60वां भाग। ऐसे ऐसे 60 लाइनें निकाल लो, ऐसे 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 4, ऐसे 60 लाइनें हो जाएंगी। तो इसका 60वां भाग जो होगा वो 1 मिनट के बराबर होगा। यानी टोटल 60 मिनट बना के 1 डिग्री बना देंगे, यानी 60 का। ऐसे अब 60 तो आगे, अब यहां पर 60 सेकेंड मिला के 1 मिनट बनाते हैं। यानी ये जो 1 मिनट आया है यहां पर, ये 60वां भाग है मान लो, ठीक है ना। ये 60वां है, मैंने बड़ा बनाया है पर इसमें 60 होंगे। इसके 60 और भाग कर दो तो आपके पास 1 सेकेंड आ जाता है। क्लियर है? इसके और 60 भाग कर दो तो 1 सेकेंड आ जाता है। यानी 60 सेकेंड मिलके 1 मिनट और 60 मिनट मिलके 1 डिग्री। वो वही बात हो गई कि 60 सेकेंड मिलके 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिलके 1 घंटा बनाते हैं, वही वाली बात। चलिए तब इस पे हमें क्या सीखना है सर? ये तो चलो आपने बता दिया, तो आपको यही सीखना है कि 1 डिग्री को रेडियन में बदलो। पहला क्वेश्चन अगर आपको सामने आए, रेडियन में बदलो, तो डायरेक्ट लिख देंगे सर 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन। अब आपके पास आ जाए 1 सेकेंड, 1 मिनट को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो। तो आप क्या लिखोगे? सर ये तो हमें तो पता ही नहीं। सर हमें ये पता है कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है सर, ठीक है सर। तो 60 मिनट
बराबर 1 डिग्री को रेडियन में सर मैं बदल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, कितना हो जाएगा पाई बटे 180। ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर मुझे तो एक को चाहिए ना, तो एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा सर पाई बटे 180 गुणा 60, ये वाला रेडियन। तो एक सेकंड किसके बराबर होता है, पाई बटे 180 और 60। बेसिकली जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं 60 का डिवाइड होता जा रहा है। अब आपसे कहे कि एक सेकंड को या आर्क सेकंड को रेडियन में बदलो, तो आपको पता है कि सर मुझे ये पता है कि एक 60 सेकंड जो होते हैं वो 1 मिनट के बराबर होते हैं, और 1 मिनट को सर मैं बदल सकता हूं, यानी 60 सेकंड जो होंगे वो 1 मिनट, 1 मिनट को रेडियन में कितना लिख सकता हूं सर, तो लिख सकता हूं पाई बटे 180 गुणा 60 रेडियन। तो 1 सेकंड कितना आ जाएगा, तो पाई बटे 180 गुणा 60, यानी जैसे जैसे नीचे आ रहा हूं पाई बटे 180, फिर अगर जा रहा हूं तो डिवाइड बाई 60, फिर डिवाइड कर रहा हूं तो ये। अगर आपसे अब यही कह दे कि बताओ 120 सेकंड को रेडियन में बदलो, किसमें, रेडियन में, तो एक का आपको पता है, एक का कितना है, एक का है पाई बटे 180 इंटू 60, ये 1 सेकंड की वैल्यू पता है, तो 120 की है तो 120 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आए ये कट जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम, ये कट जाएगा 3 टाइम, 30 बार, और गुणा भाग करके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पता होना चाहिए आपको। अब कई बार एग्जाम में सवाल ऐसे आते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं कि 2 डिग्री 55 सेकेंड 55 मिनट और 60 सेकेंड को रेडियन में बदलो। अब तो कॉमा में चले जाए, ऐसे तो कैसे बदले, तो सबको एक में ले आओ, और एक में किसमें लाना है, जो सबसे छोटा है उसमें ले आओ। कैसे ला सकते हैं, तो देखिए सर मुझे पता है कि 1 मिनट सेकंड मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। इसको अलग कर दो डेटा, है ना, तो थोड़ा सवाल तगड़ा बन जाएगा। इसको 50 कर दो, ठीक है, तो अच्छा बन जाएगा। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो 55 मिनट किसके बराबर हो जाएंगे, 60 इंटू 55 सेकंड के बराबर। चलिए साहब, तो इसको इसकी जगह ये पुट कर देना, ठीक है। और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो 2 डिग्री हो जाएगा कितना, 2 इंटू 60 मिनट के बराबर। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है, तो ये 2 इंटू 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 मिनट जो होता है वो 60 के बराबर होता है। अभी इतने मिनट आए तो ये कितने सेकंड के बराबर होते हैं, ये वाले, तो ये आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये वाली चीज़, ये हो जाएगी 2 इंटू 60 प्लस इसको लिख दोगे 60 इंटू 55 प्लस 50। अब ये सब किस में है, ये सेकंड में। अब इनको जोड़ दो तो जो भी आंसर आ जाएगा, मान लीजिए कुछ भी आ गया, अब उसको कन्वर्ट करने का सीधा सा तरीका है, 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में रेडियन होते हैं पाई बटे 180 इंटू 60। तो यहाँ पर जो भी ये आएंगे 1 सेकंड वाले, जितने सेकंड आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं
घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने यहाँ पर तरीका बताया है। नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल लूँगा और उस न्यूमेरिकल से आपको पूरा जो आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है उसी की हेल्प से आपको ये डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन समझाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एरर वगैरह के बारे में देखेंगे कि जब मेजरमेंट होता है तो उसमें एरर कैसे आती है, और भी कुछ चीज़ें समझेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें, और सब्जेक्ट्स भी है यहाँ पर, उनको भी साथ साथ में पढ़ें। और सब्जेक्ट के भी पैरेलल वीडियोज आपको दिखेंगे, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, और इवन कंपलसरी सब्जेक्ट आपके हिंदी इंग्लिश के भी। तो कंप्लीट आपके पास एक पैकेज मिल रहा है, तो उसकी आप जो है फ़ायदा उठाएं और अपने नियर डियर है उनको भी बोलें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मुलाकात हो।